वेलकम टू स्काई जी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो यूनिट 6 है ना। यूनिट 5 तक तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। 11th में यूनिट 6 में जो 4th चैप्टर है, जैसे कि क्या क्या था इसमें याद दिला दूं एक बार। तो पहला था रिप्रोडक्शन, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बता दिया था आपको, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स में था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, तो ये जो 4th नंबर जो बचा हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या बात है भाई, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना। इसमें बात क्या करने वाले हैं, पहले तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो चैप्टर है ये केवल पास होने के लिए नहीं है। जनरली बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं। मत करो यार, ऐसी पढ़ाई करने की कोई मतलब नहीं है जो 2 साल के बाद एग्जाम दिया और भूल गए। नहीं, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो लाइफ टाइम काम करे, ठीक है। आप जब जान जाओ तो उसको इंप्लीमेंट करो, चीजें समझो। जनरली आप क्लास 12th में हो, ग्रेजुएशन में जाओगे, कल को शादी होगी, है ना, फैमिली प्लानिंग करोगे, है ना। जो चैलेंजेस तुम फेस करोगे वहां, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। मतलब यूं समझ लो कि आज बात तुम्हारे बारे में हो रही है, हम सभी के बारे में हो रही है ना। और आज जो है हम लोग जानने वाले हैं सभी मेजर्स और माइनर जो भी पॉइंट इसमें आता है, मैं 1 बाय 1 करके आपको डील करूंगा और आपको समझना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यूं समझ लो, क्या मैंने देखो यहां मेंशन किया है, गिस्ट ऑफ 1 मिनट, चलो देख लो। गिस्ट ऑफ माइनर एंड मेजर कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये उपाय लगाया है भाई, और ये आज हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने हो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको आप WHO कहते हैं, है ना। ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस कहता है वेल्थ बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। आपको तो पता है कि अगर डेवलपमेंट की बात करें किसी ह्यूमन बीइंग की, तो उसमें क्या क्या है, तो फिजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और एक और आ जाएगा मेंटल डेवलपमेंट। और मेंटल डेवलपमेंट जिसका सही है भाई, मेंटल डेवलपमेंट जिसमें है ना, उसी का क्या होगा, उसका बिहेवियर सही होगा। होगा कि नहीं होगा? पागल अगर कोई व्यक्ति है, मानसिक रूप से विकृत है, या फिर कह सकते हैं कि चोट लगने से या किसी भी कारण से अगर वो उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो अगर मेंटली फिट नहीं है, तो क्या उसकी गारंटी तुम लोगे कि वो कब क्या करेगा? कभी किसी को मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो मेंटल डेवलपमेंट भी, मेंटल डेवलपमेंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग के वेल डेवलप होने के लिए। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि भाई पहला सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उसके बाद क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। ये सब चीजें उतनी ही जरूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट जो क्या करती है, एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। आपने क्लास 7, 6 या 8 में पढ़ा होगा PD, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वहां यही एस्पेक्ट है, वहां यही 4 हैं। और ये चारों जिसमें कंप्लीट है, ठीक ठाक है, वर्क कर रहा है भाई, तो यूं समझ लो कि वो क्या है, फिट है व्यक्ति। सोशली फिट है, मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है, तो समझ लो कि वो हेल्दी है ना। एक चीज और मैंने बताई थी, आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे बात हुई या नहीं। बेसिकली आप जानते होंगे कि हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री। जरूरी नहीं है कि जो डिजीज फ्री है, जिसे कोई डिजीज नहीं है ना, वो हेल्दी हो, जरूरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि हो सकता है वो मेंटली प्रेशर में हो, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ हो,
या हो सकता है कि वो सोशल डेवलपमेंट नहीं है, सोशली डेवलप नहीं है। तो ये चार एस्पेक्ट जो हैं, ये भी अगर उसमें नहीं है तो समझो कि वो हेल्दी नहीं है। केवल हेल्दी होने के लिए डिजीज फ्री होना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन से संबंधित, जनन क्षमता के संबंधित कह सकते हैं, या जनन से संबंधित जो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन इंडिया की अगर बात करें, फैमिली प्लानिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लाइफ में। फैमिली प्लानिंग क्या है भाई? फैमिली प्लानिंग जैसे आपने कई स्लोगन पढ़े होंगे, बच्चे दो ही अच्छे, है ना, या फिर आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई बच्चा आप उतना ही रखो जितना आप कर सको। ऐसे भी आपको पता है, ऐसे कर सको इन द सेंस कि आपकी कैपेबिलिटी में सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं बस ये कह रहा हूं कि भाई जितने बच्चों को आप अच्छे से केयर कर सकते हैं। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है ना, 147 मिलियन के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो इतना आबादी ऑलरेडी है, तो आप क्यों बढ़ा रहे हो? आप एक ही रखो, दो ही रखो, उसको अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे पोस्ट पे लेके जाओ, अच्छा वेल डेवलप बनाओ, एक अच्छी सोसाइटी बनाओ। ये इंपॉर्टेंट है ना। केवल बच्चे कर लेना सॉल्यूशन नहीं है कि 5 बच्चे हमारे, 7 बच्चे हमारे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, पहले के जमाने में लोग अवेयर नहीं थे, जानकारी नहीं थी, बहुत से कह सकते हैं सेक्स एजुकेशन नहीं था। तो पहले के जमाने का लोग का बात अलग है, जो वो बात अलग है कि उस टाइम जो हुआ। अब आप अवेयर हो, आप 21वीं सदी के लोग हो, इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें तो आप डेवलप्ड हो। इस समय क्या चाहिए आपको? वर्ल्ड पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए और फैमिली प्लानिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, प्लान वाज इनिशिएटेड इन 1951। 1951 में जो है फैमिली प्लानिंग जो है इंडिया में कहिए कि आ गई थी, है ना। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH program creating awareness among the people about various reproduction related aspect, providing the facilities and support of building of a reproductive healthy society, है ना। ये जो चीजें हैं 1951 में जब फैमिली प्लानिंग की बात आई ना, तो रिप्रोडक्टिव RCH प्रोग्राम जो है वो क्या किया? अवेयरनेस फैलाया। किस बारे में भाई? तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। लोगों को अवेयर करवाया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें आपको करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है, वन बाय वन हम लोग चलेंगे और इसको क्लियर करेंगे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आप देख लीजिए क्या है भाई। तो कहता है कि इंपॉर्टेंट रोल ना, इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय ऑडियो विजुअल ना, प्रिंटेड मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे आप बात करें रेडियो की, तो उसमें सहेली करके पहले आता था, क्या आता था? तो सीरियल आता था, और भी कई सीरियल्स ऐसे आते थे जो अच्छे मैसेज शेयर करते थे। वो बताते थे कि कैसे फैमिली प्लानिंग जरूरी है, कैसे डिजीज से लड़ा जाए, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाइजीन मेंटेन किया जाए। ये सब कुछ ना कुछ प्रोग्राम के द्वारा गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों लोगों ने, प्राइवेट संस्थान ने भी और गवर्नमेंट ने भी इस पर टाइम टू टाइम एड्स बनाए हैं। उसके साथ साथ क्या किए हैं? उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट तो हुआ ही है, उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोग्राम भी बनाए गए जिसके द्वारा ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सके। पेरेंट्स और टीचर्स का काम है सेक्स एजुकेशन के बारे में अपने बच्चों को, जो सीनियर सेकेंड बच्चे हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, उनको ये बताना कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, क्या एक एडोलसेंस में एक एडल्ट को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, इस पर काम करने की जरूरत है ना। तो टीचर्स भी और फ्रेंड्स भी, जैसे कुछ लोगों को फ्रेंड्स पीयर लर्निंग आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली लोग दोस्तों से ज्यादा सीखते हैं। वो सलाह देते हैं कि नहीं मैंने ऐसे किया था तो ऐसे हुआ था, तुम ऐसे मत करना, ऐसे कर लेना, डॉक्टर से सलाह लेना, इससे बात करना। ये जो पीयर्स लर्निंग है वो फ्रेंड्स हेल्प करते हैं,
पेरेंट्स अवेयर कराते हैं अपने बच्चों को, टीचर्स तो अवेयर कराते हैं। टीचर्स, एक मिनट का ब्रेक लेंगे थोड़ा सा, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो बेसिकली टीचर्स तो अवेयरनेस फैलाते ही हैं, पीयर्स भी, फ्रेंड्स भी, और जो आसपास के लोग हैं वो भी इस बारे में बात करते हैं, तो लोग सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर ले हैं प्रॉपर एजुकेशन की। प्रॉपर एजुकेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बेसिकली क्लास में आप देखते होंगे कि रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ाते समय भी पहले के जमाने में टीचर्स शर्माते थे, टीचर्स ही खुल के जवाब ही नहीं देते थे कि बच्चे उसको सीख पाए। हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम भी बहुत ही संकुचित विचारधारा फैली हुई थी, इन्वायरमेंट वैसा नहीं था। अब वैसी बात नहीं है, अब जो है लोग खुल के इसके बारे में बात करते हैं और बताते हैं। लेकिन हाँ, आज भी भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस चीज को लेकर, सामाजिक प्रॉब्लम है। जैसे जनरली आज भी मैं बता रहा हूं कि एक गर्ल्स अगर सैनिटरी पैड लेने जाती है तो उसको ब्लैक क्लोथिंग में लेकर आती है, पॉलीथीन में लेकर आती है ना। तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हो, जबकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यूज की चीजें हैं, उसको ऐसे भी लाया जा सकता था, लेकिन उसको छुपाया जाता है। उस बच्चे जो है उसको बताने में थोड़ा सा हिचक फील करते हैं, है ना। पेरेंट्स जो जनरली हैं वो माता के साथ बच्चियां ज्यादा अटैच होती हैं, पिता साथ बच्चे अटैच होते हैं, वो जेंडर वाला थोड़ा सा वो है। लेकिन होना क्या चाहिए, आपको टाइम टू टाइम अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, और इसके बारे में जो सेक्स एजुकेशन है इसके बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। आगे बात करें, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड टू चेंजेस एंड सेफ हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीएस, it should be encouraged to provide right information to the young generation। मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करें, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत सारी मिथ्याएं फैली हुई थी। ठीक है, पहले आप बहुत पहले की बात कर लो तो होता क्या था भाई, तो जिस टाइम एक लड़की को अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था, तो ओएमसी होता था, तो क्या करते थे लोग, उसको एक अलग कमरे में बंद कर देते थे, और क्या करते थे, उसको अलग खाना देते थे, अलग रहने के लिए 4-5 दिनों के लिए व्यवस्था करते थे। तो उस टाइम में उसको गिल्ट फील होता था, है ना, कि ये थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसको, अलग तरीके से उस टाइम में उससे व्यवहार कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं था। ठीक है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानते हैं, बुक्स में पढ़ना है, तो अब धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही है, और जरूरत है इसको बृहद स्तर पर लोगों को समझाने की, बताने की। टीचर्स का भी काम है कि वो अपने स्कूल में, कोचिंग संस्थान में, या फिर कह सकते हैं समाज में होने वाली बुराइयों को रोके और सही जानकारी प्रोवाइड करे, ताकि जो आने वाला जनरेशन है वो क्या हो सके, अवेयर हो सके। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स शुड बी इनकरेज्ड। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे जिन लोगों ने एड्स के बारे में नहीं जाना ना, एड्स है, और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचआईवी ये है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, आगे बात करें, एजुकेशन अबाउट बर्थ कंट्रोल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ कंट्रोल के बारे में बहुत सारे लोग जो है अवेयर नहीं है, कैसे कंट्रोल करें। बहुत सारे लोग, तो आज तक मुझे नहीं लगता कि जो कपल्स की नई नई शादी होती होगी, या फिर कह सकते हैं कि अब तो खैर बहुत अवेयर है, लेकिन फिर भी आज भी मैं 50% लोग ऐसे मानता हूं जो कि इनकी स्थिति है कि वो बर्थ कंट्रोल के बारे में नहीं जानते हैं, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, और वो गलती करते हैं। ऑप्शन ऑफ फर्टाइल कपल्स, केयर प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्टल नेटल केयर ऑफ द मदर्स एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंस, ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड। चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, है ना, सबको उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन पहले नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि ये जो फर्टाइल्स कह रहे हैं कि ओपन ऑफ फर्टाइल कपल्स आर केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, कैसे अगर बात करें, जनरली प्रेग्नेंट जो प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती हैं उनके केयर के बारे में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ डिजीज ऐसा होता है जो क्या होता है, जन्म से ही होता है ना, तो वो जेनेटिक हो सकता है, जैसे एड्स भी है, वो जेनेटिक हो सकता है, अगर उसके मदर्स को है, पेरेंट्स को है, तो हो सकता है उसके बच्चे को भी हो जाए। तो उसमें हमें प्रेगनेंसी के टाइम में एचआईवी का टेस्ट भी करवाना जरूरी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहां देख लीजिए, amniocentesis is the procedure used to take out a small sample of amniotic fluid for testing of chromosomal abnormalities developing embryo। जो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो ना, यानी जाइगोट का डेवलपमेंट जब हो जाता है, जब एम्ब्रियो बनने लगता है, एम्ब्रियो का डेवलप हो रहा होता है, तो उस समय में एम्नियोटिक फ्लूइड है उससे कवर होता है वो, है ना। तो कह सकते हैं कि उसका टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, टेक आउट स्मॉल सैंपल ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड फॉर टेस्टिंग ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, क्या कोई ऐसा कंडीशन तो नहीं है जिससे कि बच्चा बाद में एबनॉर्मल हो या फिर वो किसी सिंड्रोम का शिकार हो जाए। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर आप बात करें 45, अगर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं भाई, तो 23 पेयर्स हैं, यानी 46। अगर ये 45 हो जाए तो क्या होगा, अगर ये 47 हो जाए तो क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या है, सिंड्रोम होगा। और ये सिंड्रोम क्या कर सकता है, उस बच्चे के डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। जैसे अगर मान लो मेल में फीमेल का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए तो क्या होगा, वो एक परफेक्ट मेल होगा, नहीं होगा ना। तो ये जो प्रॉब्लम आएगी सिंड्रोम्स के कारण, उसके लिए ये चेक एमनियोटिक फ्लूइड से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मिसयूज, इट आल्सो मिसयूज टू चेक fetal sex determination based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। आज बहुत सालों से सरकार जो है भ्रूण हत्या के बारे में आपने सुना होगा ना, उसको क्या करते हैं, भ्रूण हत्या मतलब बच्चे को भ्रूण यानी एम्ब्रियो टाइम, जो एम्ब्रियो बना है उसी टाइम उसको चेक करके और क्या कर देते थे, उसको मार देते थे। आज भी कई जगह पर ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं कि अगर फीमेल है बच्ची यानी कि वो स्त्री है, तो उसको क्या किया जाता है, भ्रूण में ही उसको मार दिया जाता है, माता के गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। ऐसे गांव घर में आज भी अंधविश्वास और आज भी जो है लोग अवेयर नहीं है, तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जरूरत है लोगों को जागरूक करने की कि आज बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं रह गया है, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। जितना केयर आपका बेटा करेगा उससे ज्यादा केयर आपकी बेटी करती है, ये बात आप भी फील करते हो। ठीक है, तो ये चीजें समझाना है, ये चीजें जो है मिसयूज करते हैं लोग इस टेक्नोलॉजी का, जो मैंने ऊपर आपको बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसके थ्रू टेस्ट किया जाता है ना। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के लिए बेसिकली है, डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं फर्टाइल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोमल पैटर्न के आधार पर जो है वो डॉक्टर्स, कई जगह तो ऐसा स्थिति है कि डॉक्टर्स भी इसमें मिले होते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में जो है कहीं से भी वो सही नहीं है। ये तो भ्रूण हत्या एक अपराध है, पकड़े जाने पर उनको सजा होनी चाहिए और होता भी है। लेकिन समस्या ये है कि अगर सारे लोग ही मिले हुए रहेंगे तो कौन किसको सजा दिलवाएगा, है ना। तो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है ना। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जनरली आप समझ जाओ कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन क्या है, आज बढ़ते जा रहा है ना। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंडेंट है और वो कंट्रोल करना भी हमारा काम है। अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या, ब्लास्ट हो गया, जनसंख्या का ब्लास्ट होगा, इतना भयानक होगा कि आने वाले समय में पानी के लिए लोग तरसेंगे, जमीन तो धीरे धीरे खत्म होते ही जा रही है ना। तो ये सब चीजें जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है। इसमें एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा ताकि आगे एग्जाम्स में अगर पूछे जाए तो आप उसको कर सकेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, चलिए बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड भी जरूरी है। यहां देखो, यह है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड ना, तो सबसे पहले तो आता है भाई नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? तो नेचुरल मेथड की बात करें तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें होता क्या है, मेल और फीमेल दोनों प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो स्पर्म है वो वेजाइना के अंदर नहीं जाए, है ना, उससे पहले उसको इजेक्ट कर लिया जाए, है ना, तो उससे क्या होगा, मीटिंग नहीं होगी। एक तो नेचुरल हो गया, या फिर जाने के बाद भी हो सकता है कि वो एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में सेक्स नहीं करें, और वो क्या होगा, इंटरकोर्स नहीं करने से क्या होगा, उस टाइम बाकी टाइम में अगर आप कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक तो नेचुरल ये है। दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टेंस, मतलब कपल्स अवॉइड द एब्सेंट फ्रॉम द क्यूटेस फ्रॉम 10 to 70 डेज, यानी प्रेगनेंसी कह सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन तक क्या करें, अवॉइड करें मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। जब ओवुलेशन पीरियड होता है उस टाइम में क्या ना करें, उस टाइम में इंटरकोर्स नहीं करें, तो क्या होगा, तो भी क्या नहीं होगा, तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो ऐसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। विड्रॉल और क्यूटियस इंटरप्शंस, देखो मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजेकुलेशन सो दे अवॉइड द इंसेमिनेशन। अगर मेल पार्टनर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा हो, जब इंटरकोर्स कर रहा हो और उसे लगे कि आई थिंक अब जो है सीमेन बाहर आने वाला है, वो इसे इजेक्ट कर ले, तो इससे भी क्या होगा, बच सकता है, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, as long as the mother breastfeed the child fully chance of conception are most nil up to 6 month। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है बैरियर मेथड, ये सब क्या है, नेचुरल है, नेचुरल नेचुरल, ये है नेक्स्ट वन बैरियर मेथड। चलिए कैसे बैरियर बने, कैसे जो है मीट करने से रोकें, तो उसके लिए आगे बढ़िए, चलिए देख लीजिए। पहला आता है आपका कॉन्डम्स, ठीक है, समझ रहे हैं, पहला आता है बैरियर मेथड में कॉन्डम्स। ओके, तो इसमें होता क्या है, मेड ऑफ थिन रबर, ये किस चीज से बना हुआ है, रबर से बना हुआ है, लैटेक्स सिक्स ऊपर होता है, चपचिपा होता है थोड़ा, है ना, एंड दैट आर यूज टू कवर द पेनिस एंड इन द मेल वेजाइना और सर्विक्स ना, in the female just before the cutis, so that semen would not be enter into the female reproductive tract, also protect from the STDs। इसको यूज करने से दो फायदे हैं, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उससे आप बचोगे, दूसरा चीज कि इससे होगा क्या, तो भाई बर्थ कंट्रोल भी होगा, क्योंकि सीमेन जो है, स्पर्म जो है वो अंदर नहीं जाएगा, वो उसी में रह जाएगा, है ना, तो ये फायदा है इसके यूज से। फिर है अदर एग्जांपल ऑफ बैरियर मेथड, अगला एग्जांपल है डायफ्रागम्स, सर्वाइकल कैप एंड वेल्टस ना, ये भी है किस चीज का एग्जांपल, ये भी बैरियर मेथड का ही एग्जांपल है। आगे बढ़े, आईयूडीएस, ये क्या है भाई, तो इसका मतलब होता है, चलिए इसको अभी देख लेते हैं। हाँ, तो आईयूडीएस क्या है, तो these are inserted by the doctors respect the nerves in the uterus ना through the vagina। IUDs जो है वो फीमेल के वेजाइना में फिट किया जाता है ना, increase the phagocytosis of sperm within the uterus and CUN release suppress the sperm motility, स्पर्म के मोटिलिटी को रोक देता है, ब्रेक कर देता है ना, मोटिलिटी मतलब उसके ट्रैक को कह सकते हो ऐसा बना देता है कि वो आगे बढ़ ही ना पाए, है ना, ठीक है, और एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, उसको फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म का खत्म कर देता है। द हार्मोन्स रिलीज आईयूडीएस इन एडिशन मेक द यूटेरस अनस्टेबल,
और अनस्टेबल रखता है, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर नहीं रखता है, उस कंडीशन में उसको ऐसा बना देगा। इम्प्लांटेशन ऑफ सर्विकोस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यह है इंट्रासेप्टिक यूटेरिन डिवाइस, उसका फुल फॉर्म है ना। और नॉन मेडिकेटेड की बात करें, ये तो मान लीजिए कि बेसिकली मेडिकेटेड हो गया, तो लिप्स लॉक है ना। और कॉपर रिलीजिंग की बात करें तो CUT, CU7 और ये मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग वाले हैं। इनसे भी क्या हो सकता है, इनसे भी क्या हो सकता है, बर्थ कंट्रोल हो सकता है। अगला जो है हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस, प्रोजेस्टेट, LNG-20, LNG-20। चलिए फिर क्या है भाई, फिर है पिल्स, पिल्स से भी होगा है ना, पिल्स से भी होगा। CDRI का फुल फॉर्म मेंशन कर लेना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ना। इट डेवलप द सहेली, पहले आता था रेडियो पे भी प्रचार, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर द फीमेल सहेली। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल contain non-steroidal preparation. It is a once week na, it is a once week pill with very few side effect and high contraceptive value. बहुत कम साइड इफेक्ट और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू के साथ ये है। ठीक है, सहेली। फिर है इंजेक्शन ना, प्रोजेस्टेरोन along the combination with the estrogen and also be used by female injection implants under the skin, administration of progesterone and progesterone estrogen combination of IUDs 72 hours of continuous have been found be very effective emergency contraceptive as could be used avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse ना। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, इंजेक्शन का काम क्या है, बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए किसी के साथ अगर ऐसी घटना हुई है, रेप हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो एक कह सकते हैं अमानवीय घटना है, ये मानव तो करते ही नहीं है, ये सब तो जानवरों का काम है बेसिकली। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो उस कंडीशन में इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि बेसिकली मान लीजिए इंटरकोर्स होता है कुछ वैसा, तो 72 आवर्स के पहले जो है विद इन 72 आवर्स वो इंजेक्शन उनको लेना होता है, जिससे कि वो क्या नहीं होगा, कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब इन द सेंस कह सकते हो कि वो ऐसा एक क्रिएट करेगा जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इंटरकोर्स होने के बाद भी, स्पर्म के जाने के बाद भी वहां पे फर्टिलाइज नहीं होगा और वो प्रेगनेंसी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड था। नेक्स्ट हम बात कर ले सर्जिकल मेथड, है ना, स्टरलाइजेशन। इसमें कौन कौन है भाई, तो पहला आएगा वैसेक्टोमी ना। इसमें इन मेल स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। देखो यहां पे एक बात समझ लो कि यहां से अगर हम कह लें, यहां से है ना, ऐसा कुछ होता है, अगर इसको मोड़ के यहां बांध दें तो क्या होगा, वास डिफरेंस की बात है। रुको पहले फीमेल सिस्टम में और मेल सिस्टम में चलेंगे तब आपको समझाएंगे, यहां से ऐसे नहीं समझोगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आई थिंक आपको बताया होगा, ठीक है, ये कैसे होता है। तो वास्टेक्टोमी में क्या होता है कि वास डिफरेंस, किसको, वास डिफरेंस को ना, वास डिफरेंस को क्या करते हैं, वास डिफरेंस इज रिमूव्ड ना। अगर वासेक्टोमी की बात करें तो उसमें हम लोग वास डिफरेंस किसमें, मेल में, वास डिफरेंसिया को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर दें, या तो काट दें, या फिर हम लोग क्या करेंगे, वास डिफरेंस को रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो बांध सकते हैं वास डिफरेंस को। किसको, वास डिफरेंस को। यहाँ दो होता है, एक होता है वास डिफरेंसिया और दूसरा होता है वाट डिफरेंसिया। तो ये डिफरेंस को हम लोग को करना होगा, है ना। ए स्मॉल इंजेक्शन
ऑन द स्क्रोटम ना। ये कैसे होगा भाई? तो एक स्मॉल इंजेक्शन देना होगा स्क्रोटम में जिससे कि वो शून्य हो जाए, उसके बाद वहां काम होगा। अब नेक्स्ट आता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड। फैलोपियन ट्यूब्स जैसे यहां देख लो, अगर ऐसे कर लें, ये देख लो, मान लीजिए ये, ठीक है, ये मान लीजिए यूटेरस है, तो ये जो है फैलोपियन ट्यूब है ना, या ओविडक्ट। इसको या तो कट कर दो, कट और रिमूव, ठीक है, इसको भी, तो ये क्या कहलाएगा? ट्यूबेक्टोमी। कहता है स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूवेबल और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसेशन इन द एब्डोमेन और द थ्रू वेजाइना। हल्का सा, या तो वहां पे कह सकते हो कि ऑपरेशन के टाइम में भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बच्चा हुआ है डिलीवरी के टाइम में, तो उस टाइम में भी क्या किया जा सकता है? अगर बड़ा ऑपरेशन से हुआ है तो उस टाइम में भी क्या किया जा सकता है? इसको बांध दिया जा सकता है या फिर काट दिया जा सकता है। ये दोनों तरीके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट आ जाइए, आगे बढ़िए। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड की बात करें तो यूजर फ्रेंडली, ठीक है। कैसे है भाई? यूजर फ्रेंडली होता है और इजिली अवेलेबल है, इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है और नॉन साइड इफेक्ट है, और नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट। ये सब चीजें आपको एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिक्स में होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन एमटीपी की, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी ऐसा केस आ जाता है जब मेडिकली डॉक्टर्स भी सलाह देती है कि इसको टर्मिनेट कर दो। क्यों कर दो? जैसे मान लो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सर का विकास नहीं हो रहा है ना, हाथ पैर का विकास नहीं हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम है, या बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो कई कारणों से हो सकता है। जैसे मान लो हिपेरिस वायरस है ना, कई वायरस है ऐसे जो क्या कर सकते हैं, इस टाइम प्रेगनेंसी के टाइम में अटैक करते हैं, जिसके वजह से भी कई प्रॉब्लम्स हो सकता है ना। रूबेला है, हिपेरिस है ना, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में कभी कभी डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि आप उसको मत रखिए, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो अगर अपने उसमें आता है, कह सकते हो कि अर्थ पे आता है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जनरल एक नॉर्मल बच्चे को इतना फेस करना पड़ता है, तो एक अपंग और वैसे बच्चों को कैसा करना पड़ेगा, बहुत सा प्रॉब्लम होता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर उचित सलाह देती है, लेकिन ये अपने से नहीं, पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर है वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस द एब्जॉर्प्शन। इन इंडिया एमटीपी इज लीगलाइज्ड 1971, इसको लीगल किया गया है विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, अवॉइड इट मिस यूज लाइक फीमेल फर्टिसाइड। ये इसलिए नहीं हो यूज कि इसको मिसयूज ना करें कि फीमेल है इसलिए ऐसा कर दे रहे हैं, इसको इसलिए करना है क्योंकि इन द सेंस कि अगर ये बच्चा आता है बाहर तो क्या होगा, उसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को भी और उसको भी, उस कंडीशन में या मेंटली या जैसे भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कह सकते हैं पेट के अंदर ही अल्ट्रासाउंड से या कई तरीके से देखा जाता है, तो उस कंडीशन में आपको यह इजाजत मिलती है। ये 1971 में बताया गया, ठीक है। अगला है एमटीपी यूज टू गेट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और यहां से देखो, यहां देखो, MTP is used to get rights unwanted pregnancy due to the unprotected intercourse or failure of contraceptive used during the
fetus और रेप ना, ये उसके लिए है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग fetus और रेप, उस कंडीशन में जब उसका फेल्योर हो जाए ना। अगर देखो सिंपल सा बात है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिना मन के अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो एक अपराध है ना। तो वहां पे भी वही है कि चाहे आप कितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव ही क्यों नहीं यूज कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है और उस कंडीशन में कुछ ऐसा होता है तो वो जो है अपराधी है। और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द fetus और रेप, तो उस कंडीशन में आपको ये जो है बोला गया है कि आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, है ना। ठीक, इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है सेफ कब तक है भाई, तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ना, ट्राइमेस्टर कह सकते हैं इसको। 12 वीक तो हाँ ट्राइमेस्टर, हाँ 1 से 2 महीना 3 महीना मान सकते हो, ठीक है। मान लो कि कितना 4 से 12 3 महीनों तक, 3 महीने तक मान लो, ठीक है। 12 तक ये इसको किया जा सकता है, उसके बाद सेफ नहीं है। उसके बाद फीमेल जो पेरेंट्स होंगे, जो मदर होगी, उसका डेथ होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलना ही चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्यादा ना हो, ठीक है। डिजीज और इन्फेक्शियस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और वेनरल डिजीज, वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं आरटीआई। ये आरटीआई वो नहीं है, ठीक है, ये दूसरा आरटीआई है। आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले, एचआईवी एड्स, जेनाइटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल herpes और ये क्लेमाइडियासिस, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं, ट्राइकोमाइसिस, ये सब एग्जाम्पल हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या एग्जाम्पल है, जेनाइटल herpes भी है, क्लेमाइडियासिस भी है, सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, हेपेटाइटिस भी है, जेनाइटल वॉर्ड्स है, एचआईवी एड्स है, ये सब एग्जाम्पल हैं, है ना। तो बेसिकली ये समझना है आपको कि इनसे बचना कैसे है, इनसे बचना कैसे है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको टीचर्स से, अपने बड़ों से इसके बारे में बात करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कहता है सम इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी जो है नीडल शेयर करने से भी होता है। नीडल्स मतलब जब किसी को इंजेक्शन लगाने के लिए कोई डॉक्टर आते हैं और वो चेंज नहीं करते हैं, एक ही नीडल से अगर लगा दें, ऐसा तो जनरली करते नहीं है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन में ये चीजें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर्स टू द fetus, मदर से भी ट्रांसफर हो सकता है। और क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट से भी, इन्फेक्टेड पर्सन के का अगर मान लो ब्लड उसमें लगा हुआ है और उसी से अगर वो कर दे कुछ भी, आपके बॉडी के ब्लड से मिक्स हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये चीजें हो सकती हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग दिस सिंपल प्रिंसिपल ऑफ गिवन बिलो। आगे बढ़ते हैं। ए वाइड सेक्स विथ अ नॉन पेरेंट पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स, ये एकदम अवॉइड होना चाहिए, किसी के साथ नहीं है होना चाहिए। ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग द fetus, कभी भी अगर ऐसा हो तो यूज करना है। इन केस ऑफ डाउट one should go to qualified doctor for early detection and get complete the treatment ना, if diagnosed with disease। कभी अगर ऐसा हो तो तुमको क्या करना है, डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। अगर आप नहीं मिलोगे उस कंडीशन में आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए ध्यान से समझो, एक एक चीज को बता देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। इनफर्टिलिटी की बात करें
चलिए, इनफर्टिलिटी, ठीक है। The couples which are unable to reproduce children of spite unprotected sexual coercion are called infertile। ना देखो, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी है क्या? फर्टिलिटी मतलब दैट मीन्स जो एबिलिटी रखते हैं टू रिप्रोड्यूस करके एक चाइल्ड को जन्म देने की, ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल को जन्म देने की क्षमता है, तो उसको फर्टाइल बोलते हैं। और इनफर्टाइल दैट मीन्स उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रीजन क्या क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी का भाई? क्या क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, नाइटल हो सकता है, डिजीज हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही कारण हो, ठीक है। ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट ना। Infertile couples can be assisted have the children through the certain special technique commonly called art ना। कितना सुंदर नाम दिया हुआ है, आर्ट। आर्ट मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है भाई? तो ये कहता है कि इनफर्टाइल कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन, असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू द आर्ट। एग्जाम्पल आर्ट का कौन कौन है? चलिए, इन विट्रो होगा, इन विट्रो हो सकता है ना, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी, ये देख लो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसको बोलते हैं ना। IVF क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें आ गया इन विट्रो, ठीक है। इसमें क्या होगा? द ओवम ऑफ द वाइफ फ्रॉम वाइफ डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फर्टिलाइज लैबोरेटरी कंडीशन। बेसिकली होता क्या है कि देखो, फर्टिलिटी है बट कुछ ऐसा कारण है, जैसे मान लीजिए उम्र जो है, या जिसको आप बच्चेदानी कहते हैं, यूटेरस जो है, वो बेसिकली अगर कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम है वहां पे एक बच्चे को नहीं जन्म दिया जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मेल जो है मेल जो है वो स्पर्म और फीमेल जो है वो ओवम को बाहर करके, और उसके बाद जो है उसको कह सकते हैं कि लैबोरेटरी में कंडीशन में रखते हैं और वहां पे होता है। जाइगोट आर रेयरली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेयर्स के साथ होता है, कुड बी ट्रांसफर्ड ना इनटू फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड जिफ्ट ना। जाइगोट इंफ्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं इसको, JIFT, एंड एम्ब्रियो विथ मोर 8 ब्लास्टोमेयर्स IUT, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। अगर हम लोग 8 ब्लास्टोमेयर के साथ कर रहे हैं तो क्या है भाई? IUTS कर सकते हैं या फिर जिफ्ट कर सकते हैं ना। तो इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कह सकते हैं इनटू द यूटेरस टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। यूटेरस कह सकते हैं कि उसको वहां से हटा के दूसरे जगह पर रखा जाता है ताकि क्या हो सके, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब लेबोरेटरी में बच्चा जो है 8 ब्लास्टोमेयर के बाद वो डेवलपमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। आगे बात करें गिफ्ट, कितना अच्छा नाम है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ना। ट्रांसफर ऑफ गैमेट कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अदर फीमेल हु डू नॉट प्रोड्यूस ओवम। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ गैमेट कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, डोनर से ले लेना है, इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, दूसरे फीमेल के उसमें डाल देना है उसको ना, तो वहां पे वो डेवलप होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, यह है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको ICSI भी कहा जाता है। तो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इजेक्टेड टू ओवम। इसमें होगा क्या? तो सबसे पहले समझिए कि ओवम में डायरेक्टली जो है स्पर्म को इजेक्ट कराया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ICSI, ठीक है। नेक्स्ट वन AI, AI क्या है भाई? तो AI मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। यहां देख लो, इसमें क्या होगा? तो इनफर्टिलिटी केस इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म, अगर जो मेल पार्टनर है वो हेल्दी स्पर्म देने में क्या है, अनेबल है, मतलब वो नहीं रखता है, उतनी क्वालिटी ऑफ स्पर्म उसमें नहीं है, तो क्या करेगा वो? ट्रीटेड बाय द टेक्निक इन विच semen collected from the donor is artificially introduced to vagina or into uterus, IUI, intrauterine insemination of the
फीमेल। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे फिर से समझ लो, इनफर्टिलिटी केस ना, इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म, अगर मेल पार्टनर जो है वो हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है तो क्या होगा, ट्रीटेड बाय द टेक्निक इन विच सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, डोनर से सीमेन कलेक्ट कर लेना होगा और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस टू द वेजाइना और इनटू यूटेरस, आईयूआई, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन के थ्रू जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और कह सकते हैं कि उसको फर्टिलाइज कराया जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो ये कहलाता है प्रोसेस एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये सब जो प्रोसेस है ये आर्ट है, एग्जांपल ऑफ आर्ट ना। आर्ट में आप कह सकते हो कि आईवीएफ ना, गिफ्ट, आईसीएसआई और एआई, ये इतने सारे मेथड होते हैं। चलिए, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, और इससे बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस पे काम करना है और इसके बाद हम लोग इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बने रहो SkyG पे, और ऐसे ही डे बाय डे जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप उसमें मेंशन कर लो। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।